नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। वक्त हो चला है निष्पक्ष खबरों का। निष्पक्ष न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल राजपूत। आज हम निष्पक्ष न्यूज में आपके लिए लेकर आए हैं आज की 3 बड़ी खबरें। पहली और आज की सबसे बड़ी खबर ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी है। ज्ञानवापी के सर्वे का काम पूरा हो गया है। आज के सर्वे में जो मिला है, जो दावा किया जा रहा है, वो इतिहास बदलने वाला है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। आज की दूसरी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल दौरे से है। मोदी आज लुम्बिनी में भगवान बुद्ध की शरण में पहुंचे और उनका दर्शन किया। इस पर भी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। आज की तीसरी बड़ी खबर किसान यूनियन से जुड़ी है। खबर है कि भारतीय किसान यूनियन में फूट पड़ गई है। क्या है सच्चाई, पूरी खबर आपको दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं निष्पक्ष न्यूज। आज बुद्ध पूर्णिमा है। हर बार की तरह आज भी हिंदुस्तान ने दुनिया को चौंकाया है। आपके टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर 1974 और 1978 की है। आज ही के दिन यानी बुद्ध पूर्णिमा को भारत ने एटमी परीक्षण कर दुनिया को चौंकाया था। बुद्ध पूर्णिमा हिंदुस्तान की एटमी ताकत का गवाह है। दूसरी तस्वीर काशी की है। दावा किया गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में शिवलिंग मिला है। इतिहास बदलता दिखा है, या यूं कहें कि इतिहास का असल स्वरूप दिखा है। ज्ञानवापी मस्जिद के तालाब यानी वजू खाना में 12 फीट ऊंचे शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। ये तस्वीर आने वाले समय में सियासत की दशा और दिशा तय करने वाली है। तीसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। पीएम मोदी बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर नेपाल के लुम्बिनी पहुंचे हैं। नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेता माया देवी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बुद्ध की पूजा की। इस दौरान उन्होंने पुष्करणी तालाब और बोधि वृक्ष की परिक्रमा की। इसके अलावा पीएम मोदी लुम्बिनी में बौद्ध सांस्कृतिक और विरासत केंद्र के शिलान्यास समारोह में भी शामिल हुए। ये पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर लुम्बिनी पहुंचे। तो इतिहास गवाह है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन हिंदुस्तान पूरी दुनिया को किसी न किसी रूप में चौंकाता आया है, जिसकी तस्दीक करती है ये 3 तस्वीरें। और निष्पक्ष न्यूज में बात सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर की। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम पूरा हो गया है। मस्जिद के सर्वे का काम 14 मई से शुरू हुआ था। सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाते हैं कि क्या क्या हुआ। 14 मई को पहले दिन 4 घंटे का सर्वे किया गया था। उस दिन तहखानों के ताले खोले गए, चप्पे चप्पे की वीडियोग्राफी की गई। इसके बाद दूसरे दिन 15 मई को गुंबद और नमाज स्थल का सर्वे हुआ। साथ ही पश्चिमी दीवारों का भी सर्वे किया गया। 15 मई को ही तहखाने का चौथा ताला खोला गया। अगले दिन 16 मई यानी आज मस्जिद के अंदर तालाब यानी वजूखाने के आसपास का सर्वे हुआ। वजूखाने का पानी हटाया गया। इसके बाद हिंदू पक्ष ने बड़ा दावा किया कि वजूखाने के पास शिवलिंग मिला है। उसका दावा किया गया। दावे में कहा गया कि 12.8 फीट व्यास का शिवलिंग मिला है और यह शिवलिंग नंदी के पास मिला है। इस दावे के बाद पूरे काशी में बम बम के नारे गूंजने लगे। राजनीति भी शुरू हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। सर्वे खत्म, सस्पेंस बरकरार। क्या पूरा हुआ नंदी का इंतजार? हिंदू पक्षकारों का दावा, ज्ञानवापी में मिल गए बाबा। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। तस्वीर में जो जगह दिख रही है वो इतिहास बदलने वाला है। इस जगह से जो मिला है उसके मुताबिक हिंदुस्तान का सदियों पुराना गौरव वापस लौटने वाला है। तस्वीर में दिख रही जगह को लेकर हिंदू पक्ष बहुत बड़ा दावा कर रहा है। यह तस्वीर ज्ञानवापी मस्जिद की है। मस्जिद के अंदर बने तालाब यानी वजू खाना की है। दावा किया जा रहा है कि इस जगह से सर्वे टीम को शिवलिंग मिला है। फिर क्या था, जैसे ही लोगों तक ये खबर पहुंची, काशी का कोना कोना बम बम बोलने लगा। हमें 100% उम्मीद थी कि उसमें जो है बाबा का दर्शन होगा और निश्चित तौर से ये हुआ। सर्वे बहुत बढ़िया हुआ और सारी चीजें अब सामने आ चुकी हैं। अब जो कोर्ट को जो आदेश करना है वो कोर्ट आदेश करे। रहिए अगर जहाँ में तो इंसान की शान से, वरना कफन उठाइए, उठिए जान से। दरअसल सोमवार को सर्वे टीम लगातार तीसरे दिन ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने पहुंची थी। मस्जिद के अंदर हर एक कोने को छाना गया। 3 दिन के सर्वे में पश्चिमी दीवार, नमाज स्थल, वजू स्थल के अलावा तहखाने को भी खंगाला गया। हर एरिया की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई। इस दौरान मस्जिद के अंदर बने तालाब यानी वजूखाना का भी सर्वे किया गया, जहां से शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है।
ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिलने के दावे के बाद हिंदू पक्ष में जबरदस्त खुशी है। काशी में बम बम के नारे गूंज रहे हैं। पीछे रहिए, बहुत पुराना प्रश्न समझ लीजिए बाबा हम लोग बहुत खुश हैं। क्या मिला? बाबा बस 3 दिन सर्वे हुआ है, आज तीसरा दिन था और हम लोग खुश हैं। सब लोग सर्वे बहुत अच्छे से हो गया है, सबने सहयोग किया है। बड़ा दिन मानते हम सब लोग, जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। क्या बताए, लोग नाचने लगे। हिंदू पक्ष का दावा है कि तालाब में शिवलिंग मिला है, लेकिन मुस्लिम पक्ष की माने तो शिवलिंग मिलने के दावे में दम नहीं है। हिंदू पक्ष का दावा है कि शिवलिंग मिलने से अंदर सब झूम उठे, वहीं मुस्लिम पक्ष की माने तो अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ। साक्ष्य के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा जब तक न्यायालय में दाखिल न हो। सबसे बड़ी बात है कि हमारी कमीशन कार्रवाई आज समाप्त हो गई, बिना बाधा के हो गई, और आप शासन प्रशासन सबका भरपूर सहयोग रहा। विपक्षी भी सहयोग किए, जिसमें विशाल सिंह की अध्यक्षता रही। उनके सहयोग में अजय सिंह, अजय मिश्रा और संजय दाढ़ी बहुत अच्छा अपना नेतृत्व किए, निभाए, और बिना बाधा के कार्रवाई पूरी होने पर हम लोग प्रसन्न हैं। आप प्रतिवादी और वादी दोनों के बाद विरोधाभासी होते ही हैं, इसी का निर्णय न्यायालय करता है। सब खत्म हो गया, रिपोर्ट फाइल होगी कोर्ट में, तो उसके बाद बताया जाएगा। कार्रवाई पूर्ण हो गई है। क्या रहा कुछ आज भी वीडियोग्राफी वगैरह हो गई है, खत्म हो गई। अरे कुछ नहीं भाई, आप लोग कुछ नहीं, रिपोर्ट आने दीजिए। आप लोग संतुष्ट हैं कार्रवाई से? बिल्कुल संतुष्ट हैं। दरअसल सोमवार को मस्जिद के अंदर तालाब के आसपास सर्वे किया गया। सर्वे के लिए वजू खाने का पानी हटाया गया। हिंदू पक्षकारों का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद में बाबा मिले हैं। वजू खाने के पास एक शिवलिंग मिला है। दावा है कि 12.8 फीट व्यास का शिवलिंग मिला है, जो काफी गहराई तक है। ये शिवलिंग नदी के पास मिला है। कहा जा रहा है कि नंदी जिस बाबा का इंतजार कर रहे थे, वो बाबा मिल गए हैं। सर्वे टीम ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे किया, अब अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी। सर्वे टीम 17 मई को अपनी रिपोर्ट वाराणसी के सिविल कोर्ट में सौंप सकती है, क्योंकि अदालत ने टीम को 17 मई तक का समय दिया था। हालांकि कोर्ट कमिश्नर ने रिपोर्ट देने के लिए कुछ और समय की मांग की है। टीम में शामिल तीनों कमिश्नर अलग अलग अपनी रिपोर्ट देंगे। बताया जा रहा है कि सर्वे टीम को उम्मीद से ज्यादा सबूत मिले हैं। रिकॉर्डिंग टीम ने 25-25 GB के 4 SD कार्ड को सर्वे टीम को सौंपा है। इसके अलावा 2000 से ज्यादा फोटो खींची गई है। नहीं, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए बैठे हुए हैं, रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। जितनी जल्दी हो सकती है सब लोग अलग अलग तरीके से अपना जितने लोग हैं अपना अलग अलग रिपोर्ट अदालत में दाखिल करेंगे। जी, अलग अलग रिपोर्ट इसलिए किया जा रहा है कि कोई निष्पक्षता पे किसी की उंगली न उठे, क्योंकि यह बिना भेदभाव के, और माननीय न्यायालय ने जो आदेश पारित किया और जो जिम्मेदारियाँ दी हैं उसको बखूबी निभाने के लिए, कि कोई बायस्ड न रहे, न प्रेजुडिस होके तीनों लोग अलग अलग अपनी रिपोर्ट दाखिल करें, और जिस रिपोर्ट को न्यायालय समझती है उचित और जायज, उस रिपोर्ट को अपना स्वीकार करेगी। इस बीच ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जारी हलचल पर सिविल कोर्ट की भी पैनी नजर रही। सर्वे टीम को मिले सबूत के आधार पर हिंदू पक्ष कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट से गुजारिश की, याचिका में मांग की गई कि मस्जिद परिसर में जिस जगह पर महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं उसे सील कर दिया जाए, मुस्लिमों को अंदर जाने से रोका जाए। कोर्ट ने याचिका स्वीकार की। अदालत ने फौरन एक लेटर जारी किया। कोर्ट की ओर से जारी लेटर में साफ साफ लिखा गया है कि जिस जगह पर शिवलिंग मिला है उस जगह को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया जाए। साथ ही सील किए गई जगह पर लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई है। शिवलिंग के पास जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। वजू खाना में वजू पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा नमाज के लिए सिर्फ 20 लोगों को इजाजत है। उस जगह की निगरानी की पूरी जिम्मेदारी डीएम, एसपी, कमिश्नर, सीआरपीएफ कमांडेंट को दी गई है। बात मंदिर मस्जिद की हो और उस पर सियासत ना हो, ये भला कैसे हो सकता है? दोनों तरफ के सियासतदान मैदान में उतर आए और अपने अपने दावे करने लगे। देश का हर शिव भक्त खुश है। सदियों से नंदी बाबा की जो प्रतीक्षा थी कि कब मेरे भोलेनाथ मिलें और कब मैं उनके दर्शन करूं, तो वह शायद अवसर माननीय न्यायालय के आदेश के बाद जो कोर्ट कमिश्नर के माध्यम से सर्वे हुआ, उस सर्वे के बाद जो शिवलिंग मिले, उसके बाद वह सब स्पष्टता हो गई है। मैं बहुत न्यायालय के फैसले का स्वागत कर। जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19, 20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक।
ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। जब से वो मंदिर वहां का तोड़ा गया था तब से भगवान प्रतीक्षा कर रहे होंगे प्रकट होने की। आज के सर्वे में वीडियो कैमरास के सामने दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में, दोनों पक्षकारों के वकीलों की उपस्थिति में, पुलिस और प्रशासन की उपस्थिति में सत्य प्रकट हो रहा है। बहरहाल सर्वे टीम का काम खत्म हो गया है। टीम ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम पूरा कर लिया है। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा और असिस्टेंट कमिश्नर विशाल कुमार सिंह और अजय सिंह ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम पूरा किया है। माना जा रहा है कि तीनों कमिश्नर 17 मई को अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप सकते हैं। वाराणसी से अमिताभ ओझा, राजीव रंजन और पीयूष आचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो सर्वे खत्म हो गया है लेकिन सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। अब बात करते हैं पीएम मोदी की नेपाल यात्रा की। बुद्ध पूर्णिमा पर नेपाल यात्रा के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी ने एक तीर से दो निशाने साध लिए हैं। बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी से पीएम मोदी ने नेपाल और भारत की संस्कृति को जोड़ा, तो साथ ही बौद्ध कल्चरल सेंटर के जरिए चीन पर भी नकेल कस दी। मैंने कहा था कि नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं। मुझे पता है कि आज जब भारत में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो नेपाल के लोग भी उतना ही खुशी महसूस कर रहे हैं। कुछ देर पहले माया देवी मंदिर में दर्शन का जो अवसर मुझे मिला वो भी मेरे लिए अविस्मरणीय है। वो जगह जहां स्वयं भगवान बुद्ध ने जन्म लिया हो, वहां की ऊर्जा, वहां की चेतना, ये अलग ही एहसास है। माया देवी मंदिर में पूजा, बौद्ध विरासत केंद्र का शिलान्यास। बुद्ध पूर्णिमा पर गौतम बुद्ध की जन्मस्थली पहुंचे पीएम मोदी ने नेपाल के साथ भारत के सदियों पुराने रिश्ते की दुहाई दी, तो लगे हाथ सांझी संस्कृति और विरासत को समृद्ध करने का संकल्प भी ले लिया। साथियों, ये सांझी विरासत, ये सांझी संस्कृति, ये सांझी आस्था और ये साझा प्रेम, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। शाम होने से पहले पीएम मोदी नेपाल से वापस लौट आए, लेकिन बुद्ध पूर्णिमा होने के कारण पीएम मोदी लुम्बिनी से सीधे कुशीनगर पहुंचे और यहां महानिर्वाण स्तूप में पूजा अर्चना की। इससे पहले लुम्बिनी में पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के साथ द्विपक्षीय बातचीत में 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें दोनों देशों के बीच अंबेडकर बौद्ध अध्ययन पीठ की स्थापना, काठमांडू विश्वविद्यालय और आईआईटी मद्रास के साथ संयुक्त डिग्री पर सहमति भी शामिल है। आज जिस तरह की वैश्विक परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें भारत और नेपाल की निरंतर मजबूती होती मित्रता, हमारी घनिष्ठता संपूर्ण मानवता के हित का काम करेगी और इसमें भगवान बुद्ध के प्रति हम दोनों ही देशों की आस्था, उनके प्रति असीम श्रद्धा हमें एक सूत्र में जोड़ती है। जब तक केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री थे तब तक नेपाल चीन के चंगुल में फंसा था, लेकिन मौजूदा प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत समर्थक हैं और पिछले महीने पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भगवान विश्वनाथ के दर्शन कर उन्होंने भारत के साथ अपने रिश्ते का इशारा भी कर दिया। लुम्बिनी वही जगह है जिस पर चीन की कम्युनिस्ट सरकार अपने डेब्ट ट्रैप के जरिए $3 अरब की सहायता से विश्व शांति केंद्र बनाना चाहती है और यहाँ तक अपनी रेल लाइन भी पहुँचाना चाहती है। लेकिन बौद्ध कल्चरल सेंटर के जरिए पीएम मोदी ने चीन को बड़ा झटका दे दिया है और बौद्ध डिप्लोमेसी के जरिए भारत एशिया में चीन के प्रभुत्व को भी कमजोर कर सकता है। अभिषेक मिश्रा, काठमांडू, न्यूज़ 24। तो भारत ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं।
कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के साल भर से ज्यादा चले आंदोलन के दौरान सरकार से दो हाथ करने वाले राकेश टिकैत के संगठन BKU यानी भारतीय किसान यूनियन में फूट पड़ गई है। आंदोलन के दौरान टिकैत के सहयोगी रहे 7 किसान नेताओं ने अपना अलग संगठन बना लिया है। टिकैत का आरोप है कि सरकार ने किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए यह सब किया, जबकि दूसरा पक्ष टिकैत के बीजेपी विरोध को इसकी जड़ बता रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। माननीय राकेश टिकैत और माननीय नरेश चौधरी टिकैत जी वो अपने संगठन के अध्यक्ष हैं। वो नया संगठन है, ये पूरी तरह से अराजनैतिक नया संगठन है। मलिक खाप ये इन्होंने आज घोषणा किया है कि आज से वो भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के अध्यक्ष हैं। उनका अपना अलग संगठन बनाया, उस संगठन से हमारा क्या मतलब? अभिव्यक्ति के खतरे उठाने ही होंगे। सत्ता की सियासत से टकराने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने शायद मुक्तिबोध के इस संदेश को अनसुना कर दिया था। तभी तो चुनावों में जो किसान नेता वोट की चोट का नारा दे रहे थे वो खुद ही सियासत की चोट से जख्मी हो गए। राकेश टिकैत जैसे चेहरे वाला भारतीय किसान दो फाड़ हो गया। कभी टिकैत के बेहद करीबी रहे नेताओं ने अलग संगठन बना लिया, नाम रखा भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक। जाहिर है जब मुकाबला सत्ता से हो तो राजनीति से जुदा रहकर जंग हो ही नहीं सकती, लेकिन सियासत भी एक रंग की तो होती नहीं। लिहाजा जिन किसान नेताओं ने राकेश टिकैत पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने को गुनाह बताया, उन्हें राकेश टिकैत ने सत्ताधारियों का सिपहसालार बता डाला। यही नहीं, चंद घंटों के भीतर BKU ने नया संगठन बनाने वालों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। BKU महासचिव चौधरी युद्धवीर की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक राजेश सिंह चौहान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष BKU, धर्मेंद्र मलिक मीडिया प्रभारी BKU, हरिनाम सिंह वर्मा उपाध्यक्ष UP BKU, अनिल तालान राष्ट्रीय महासचिव BKU, मांगे राम त्यागी अध्यक्ष UP BKU, राजवीर सिंह उपाध्यक्ष UP BKU, दिगंबर सिंह मंडल अध्यक्ष मुरादाबाद BKU ने बर्खास्त कर दिया है। किसान आंदोलन के चर्चित चेहरों में शुमार BKU प्रवक्ता की माने तो जिन लोगों ने नया संगठन बनाया है वो सभी सरकार के दबाव में है। वो सभी चुनाव में टिकट चाहते थे, लेकिन उनके जाने से संगठन पर कोई असर नहीं होगा। भाई किसी न किसी बात पे भी नाराज होंगे, वो चले गए होंगे छोड़कर, ना अलग संगठन बना लिया। अलग संगठन बनेगा तो काम करो। लेकिन यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो वजह रही होगी। क्या लगता है क्यों गए हैं? इसलिए कि जितने लोग गए हैं वो आपके सब सिपहसालार हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले लोग हैं, आपके बड़े खास लोग हैं। हाँ, सारे खास हैं। हमारी नाराजगी किसी से नहीं है। क्यों गए हैं ये? जब किसी को डर लगता है तो ये कहावत है कि वो जेबड़े तोड़ कभी भाग जा, फिर नहीं आता हो। तो ये भी एक कारण हो सकता है। BKU के दूसरे नेताओं का भी दावा है कि राजेश सिंह और धर्मेंद्र मलिक जैसे लोगों के जाने से संगठन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, इसका कोई असर नहीं होने का, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन बाबा टिकैत का बनाया हुआ संगठन है। उसे किसान चलाते हैं। एक दो आदमी का, 2-4 आदमी के जाने से हमारे संगठन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आंदोलन पहले चले उससे मजबूती से आंदोलन चलेंगे। लेकिन उस संगठन का नाम तो उन्होंने अराजनैतिक भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक रखा। हमारा संगठन भारतीय किसान यूनियन के नाम से, तो मैं कुछ भी रखो अपने संगठन का नाम, हम उससे क्या मतलब जी। लेकिन वो अराजनैतिक अपने वो क्लेम कर रहे हैं। अराजनीतिक लिख रहे हैं, लेकिन है तो नहीं मैं राजनीतिक। मैं तो राजनीति से प्रेरित है। मैं लोग सबको पता, आप भी मीडिया से आपको सब जानकारी होगी कि किससे मिलकर क्या चल रहा है। हालांकि लखनऊ में अराजनैतिक किसान यूनियन बनाने वाले नेताओं की माने तो सारी बुराइयों की जड़ राकेश टिकैत और उनके सिपहसालार हैं, जिन्होंने भारतीय किसान यूनियन को अपने निजी फायदे के लिए सियासत का अखाड़ा बना डाला। भाई भारतीय किसान यूनियन का कार्यालय है, भारतीय किसान यूनियन के लेटर पैड में कार्यालय अलॉट हुआ है, तो उसका मालिक कौन है? और राकेश टिकैत जी से पूछ लो कि आप उस कार्यालय में कितनी रातें गुजारे हो, ईश्वर को साक्षी मान के बात करें। और राजेश चौहान ने उस कार्यालय का कितना उपयोग किया है? दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। अच्छा, उपयोगिता वहां की सारी कार्ड डिटेल है। हमने एक नए संगठन की स्थापना की है। अब किसान हितों के लिए मेरा अपना विचार है कि देश में विचार से काम करना चाहिए, और एक देश में ऐसे संगठन की आवश्यकता है जो विचार से चलता हो। भीड़ के सहारे ही आप जो है, केवल खाली भीड़ और आंदोलन के सहारे, सड़क रोकने के सहारे ही देश के किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो सकता।
सियासत में ना तो रंग एक होते हैं, ना ही लक्ष्य। ऐसे में अगर किसान नेता भी निजी नफा नुकसान देखने लगे तो सत्ता से जंग कभी नहीं जीती जा सकती। भारतीय किसान यूनियन का हश्र भी इसी की बानगी है। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ प्रभाकर मिश्रा, मुजफ्फरनगर, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।